नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल मातृभूमि एलएस पर। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे कक्षा 10वीं के विज्ञान के अध्याय 3 की। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करते हुए शुरुआत करते हैं इस पाठ की। तो अध्याय 3 का नाम है धातु एवं अधातु। इस अध्याय में हम धातु और अधातु के बारे में जानेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों तो आगे बढ़ते हैं। तत्वों को उनके गुणधर्मों के आधार पर धातु एवं अधातु में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, तत्वों को उनके गुणधर्म के आधार पर धातु और अधातु में बांटा गया है। ठीक है, धातु के कुछ उदाहरण हैं, जैसे आयरन है, एल्यूमिनियम, चांदी है, कॉपर है। ठीक है, ये कुछ उदाहरण है। धातु और भी होती हैं, लगभग 92 धातु होते हैं। ठीक है, 92-94 धातु होती हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अधातु के कुछ उदाहरण है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। ये अधातु होती हैं। ठीक है, तो इसके गुणधर्म के ओर चलते हैं। अब भौतिक गुणधर्म देखेंगे इसके। ठीक है, गुणधर्म। धात्विक चमक। धातु में धातु की सतह चमकदार होती है। और यहाँ पे अधातु की बात करें तो अधातु में चमकीली नहीं होती हैं। और साथ साथ में दिया है आयोडीन अधातु होती हुई भी चमकीली होती है। दोस्तों, अधातु में ये ध्यान रखना, जो आयोडीन अधातु है ये अधातु तो है, लेकिन साथ साथ में चमकीली है। वैसे अधातु चमकीली नहीं होती है, लेकिन अपवाद के रूप में ये आयोडीन अधातु क्या होती है, चमकीली होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कठोरता देखते हैं। धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं, लेकिन लिथियम, सोडियम, पोटेशियम मुलायम होते हैं और इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। तो दोस्तों, धातुएं वैसे तो कठोर होती हैं, लेकिन कुछ ये धातुएं हैं, ये क्षारीय धातु होती हैं। लिथियम है, आपकी सोडियम है, पोटेशियम, ये मुलायम धातु होती हैं। इन्हें चाकू से भी काटा जा सकता है। और अधातु की ओर देखते हैं, ये अधिकतर कठोर नहीं होते, है ना। कार्बन का एक अपर रूप हीरा है, जो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। ये क्या है, अधातु की वैसे तो कठोर होती नहीं है, लेकिन कार्बन का एक अपर रूप है जो हीरा है, ये प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ होता है। आगे बढ़ते हैं। इसके रूप देखते हैं। धातुएं कमरे के ताप पर ठोस रूप में पाई जाती हैं। धातुएं वैसे कमरे के ताप पर अधिकतर रूप में मिलेंगी, आपको ठोस रूप में पाई जाती हैं। लेकिन केवल मरकरी, है ना, ये मरकरी या पारा को छोड़कर जो कि द्रव रूप में पाया जाता है, सिर्फ एक धातु ऐसी है जो कमरे के ताप पर द्रव रूप में पाई जाती है। वो कौन सी है, मरकरी या पारा। आगे अधातु की ओर देखते हैं। अधातुएं ठोस या गैसीय रूप में पाई जाती हैं। और आगे क्या है, केवल ब्रोमीन को छोड़कर, यहाँ पे केवल ब्रोमीन को छोड़कर जो तरल रूप में पाई जाती है। सभी अधातुएं लगभग ठोस या गैसीय रूप में पाई जाती है, लेकिन यहाँ पे ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो सिर्फ तरल रूप में पाई जाती है। यहाँ पे धातुओं में एक अधातु है पारा, जो तरल रूप में पाई जाती है, और इसमें अधातु में एक ब्रोमीन है जो तरल रूप में पाई जाती है। बस ये है। आगे देखते हैं अगाध वर्धनीयता क्या होती है दोस्तों, जिसको पीट कर अपन पतली चादर के रूप में बना सकते हैं, ये अगाध वर्तनीय होती है। अब धातु में होती है कि नहीं होती, ये देखते हैं। कुछ धातुओं को पीट कर पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ये इसकी भी एक विशेषता है, ये एक भौतिक गुणधर्म है। अधातु की ओर देखते हैं। अधातु अगाध वर्ती नहीं होती, मतलब पीट कर इनको चादर के रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये इनको पीटते हैं तो ये बिखर जाती हैं, टूट जाती हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब तन्यता गुणधर्म देखते हैं। धातुओं में देखते हैं तो धातुओं को पतली तार के रूप में खींचा जा सकता है। धातुओं को पतली की तार में, जैसे पता है कि कॉपर, तांबा, एल्यूमिनियम, इनको तार के रूप में बनाया जा सकता है। बट वही बात करें अधातुओं की, धातुएं तन्य नहीं होती, अधातुएं तन्य होती नहीं है। क्यों, अधातुओं को खींचा नहीं जा सकता, अगर खींचेंगे तो ये टूट जाएंगी। किसी से प्रहार करेंगे अपन तो ये टूट जाती हैं, तो ये तन्य नहीं होती हैं। अगला गुणधर्म देखते हैं। विद्युत व ऊष्मा के चालक होते हैं कि नहीं होते, ये देखते हैं। सामान्यतः धातुएं
ऊष्मा विद्युत व ऊष्मा की सुचालक होती हैं। तो धातुएं तो विद्युत व ऊष्मा की सुचालक होती हैं। अपन ने भी अपने आमतौर पर दैनिक जीवन में देखा होगा, एल्यूमिनियम के तार होते हैं, तांबे के तार होते हैं, तो इनमें से विद्युत बहाई जा सकती है। तो ये विद्युत व ऊष्मा के सुचालक होते हैं। और शीशा दिया है, शीशा एवं मरकरी कुचालक होते हैं। इसमें कुछ अपवाद भी हैं। तो ये धातु शीशा और मरकरी ये धातु होती हुई ये कुचालक है, विद्युत व ऊष्मा के कुचालक, ऊष्मा के कुचालक होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें अधातु में देखते हैं। तो सामान्यतः अधातुएं विद्युत व ऊष्मा की कुचालक होती हैं। अधातुएं विद्युत व ऊष्मा की कुचालक होती है। इसमें विद्युत और ऊष्मा मतलब विद्युत बहाई नहीं जा सकती और ऊष्मा की भी कुचालक होती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ग्रेफाइट दिया है, ये ग्रेफाइट अधातु होती हुई ये विद्युत की सुचालक होती है। ग्रेफाइट ये अपनी पेंसिल होती है, पेंसिल की नोक में जो ग्रेफाइट होता है, ये गलती से भी अपन यदि अपन उसमें स्विच में इसको वहाँ पे लगा देंगे तो करंट आ सकता है दोस्तों। तो ऐसा नहीं करना अपन को। ठीक, आगे बढ़ते हैं। घनत्व देखते हैं। धातुओं में देखते हैं सामान्यतः अधिक घनत्व व उच्च गलनांक होता है। इनका अधिक घनत्व डेंसिटी अलग होती है, घनी घनी। ठीक है, और उच्च गलनांक मतलब हाई टेम्परेचर इसका हाई होता है। और सोडियम एवं पोटेशियम का घनत्व तथा गलनांक कम होता है। और इसमें दिया है सोडियम और पोटेशियम का घनत्व और गलनांक ये कम ही होता है। और अधातुओं की बात करें तो सामान्यतः अधातुओं का घनत्व व गलनांक वैसे कम ही होता है। अब इसमें अंतर ये है कि धातुओं का घनत्व और गलनांक उच्च होता है और अधातुओं में घनत्व और गलनांक कम होता है। तो ये इसका अंतर दिया है। अब धात्विक रूप में अंतर देखते हैं धातु और अधातु में। धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ पैदा करती हैं। धातुओं को अगर कठोर सतह से टकराया जाता है तो ये क्या करेंगी, आवाज़ पैदा करती हैं। और वहीं अधातुओं की ओर देखते हैं, अधातुएं ध्वनिक नहीं होती। अधातुओं को जब कठोर सतह से टकराती हैं तो कोई आवाज़ ही पैदा नहीं करती हैं। तो ये अगला अंतर का आधार देखते हैं, ऑक्साइड है। तो ऑक्साइड में देखते हैं अधिकतर धातुएं क्षारकीय ऑक्साइड बनाती। धातुएं ध्यान रखना दोस्तों, धातुएं क्षारकीय ऑक्साइड बनाएगी। ठीक है, और जैसे MgO है मैग्नीशियम ऑक्साइड है। अधातुएं और अधातुएं क्या होती हैं, अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं। ऑक्साइड में इसमें अंतर क्या है कि धातुएं क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं, अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं। तो ये इनके भौतिक गुणधर्म हो गए। अब देखते हैं दोस्तों रासायनिक गुणधर्म देखते हैं। धातुओं के रासायनिक गुणधर्म कौन कौन से हैं, चलिए चलते हैं इसकी वायु के साथ अभिक्रिया। अब जब धातुएं वायु के साथ अभिक्रिया करती हैं तो क्या क्या होता है, चलिए इसकी ओर देखते हैं। धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं। धातुएं जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेंगी, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करी तो क्या बनाया, धातु ऑक्साइड बनाएंगी, है ना। धातुएं ऑक्साइड बनाएंगी। इसके उदाहरण दिए हैं, जैसे कॉपर की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराई गई तो कॉपर ऑक्साइड बनेगा। एल्यूमिनियम की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराई गई तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया। ऐसे मैग्नीशियम की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराई गई तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो ये जब भी मतलब धातु वायु से अभिक्रिया करेगी तो धातु का ऑक्साइड बनेगा। धातु जब भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगी तो धातु के ऑक्साइड बनेंगे। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। धातुएं ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरह से भी अभिक्रिया करती हैं। जैसे सोडियम और पोटेशियम वायु में आकस्मिक आग पकड़ लेती हैं। सोडियम और पोटेशियम जैसी धातुएं वायु के साथ जब अभिक्रिया करती हैं तो बहुत आग पकड़ लेती हैं। तो इसको आग से रोकने के लिए इसको क्या करते हैं, इसको केरोसिन तेल में रखते हैं। केरोसिन के तेल में इसको रखा जाता है। ठीक है, ये लिखा है केरोसिन के तेल में रखा जाता है, क्योंकि ये वायु से अभिक्रिया ना करें, इस वजह से इनको केरोसिन तेल में रखा जाता है। आगे बढ़ते हैं। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और जिंक और लेड ये वायु के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करते हैं। ये वायु के साथ कैसे अभिक्रिया करेंगे, धीरे धीरे अभिक्रिया करते हैं। और देखते हैं इन धातुओं पर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है तो ऑक्साइड की परत चढ़ जाएगी इन पर। वहीं आगे बढ़ते हैं। अब आयरन वायु में गर्म करने पर प्रज्वलित नहीं होता। आयरन को जब वायु में गर्म करते हैं तो ये जलता नहीं है, लेकिन ज्वाला में लो चूर्ण डालने पर वह तेज़ी से जलने लगता है। लेकिन जब ज्वाला में डालेंगे तो तेज़ी से जलने लगेगा। वैसे इसको चूर्ण को डालेंगे तो तेज़ी जलने लगता है। आगे देखते हैं। कॉपर भी प्रज्वलित नहीं होता है। कॉपर भी वैसे जलता नहीं है, कॉपर भी जलता नहीं है, लेकिन उस पर काले रंग के कॉपर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। काले रंग की ये कॉपर ऑक्साइड की परत चढ़ जाएगी, ये कॉपर ऑक्साइड हो जाएगा तो ये काला काला कलर का हो जाता है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अब देखते हैं चांदी और सोना। चांदी का सिंबल क्या होता है, Ag, और सोना का सिंबल होता है दोस्तों Au। सोना ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते। अक्सर आपने देखा होगा जो महिलाएं होती हैं चांदी और सोने के आभूषण पहने होती हैं
तो ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती हैं। कि ये ऑक्सीजन से अभिक्रियाएँ करती हैं तो इनका रंग रूप आकार ही बदल जाता है। वैसे सोना कितने लोहा कितने जल्दी कर लेता है ऑक्सीजन से अभिक्रिया। जब इसको ऑक्सीजन के साथ खुला छोड़ देते हैं तो इसमें जंग लग जाती है, लेकिन चांदी और सोने में कभी जंग ही नहीं लगती है। तो ये है इसका दोस्तों। तो आगे देखते हैं ऑबेधर्मी ऑक्साइड, वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं। तो ये दोस्तों ऑबेधर्मी ऑक्साइड होते हैं। वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं और लवण और जल उत्पन्न करते हैं। तो ये ऑबेधर्मी ऑक्साइड होते हैं। ऑबेधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? ऐसे ऑक्साइड होते हैं जो क्षार अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं। ये क्या दोनों से अभिक्रिया करें, अम्ल से भी करते हैं और क्षार से भी अभिक्रिया करते हैं, वे ऑबेधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। अब ऑबेधर्मी ऑक्साइड एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, ये एक ऑबेधर्मी है, और एक जिंक का भी होता है ZnO, ये भी एक ऑबेधर्मी ऑक्साइड है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम। जल के साथ अभिक्रिया। अब धातुएं जब जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो धातुएं जब जल के साथ अभिक्रिया करेंगी तो धातु ऑक्साइड बनाएंगी और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेंगी, है ना। और आगे जब धातु ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो धातु हाइड्रोक्साइड बनाती हैं, चलिए मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूँ इसको। ये देखिए धातु, जैसे अपन मान लेते हैं कॉपर को जब जल के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, H2O के साथ अभिक्रिया कराई जाएगी तो क्या धातु ऑक्साइड बनेगा, तो कॉपर ऑक्साइड बनेगा, CuO बनेगा और हाइड्रोजन प्लस H2 गैस को रिलीज कर दिया जाएगा, मतलब H2 गैस हाइड्रोजन गैस अलग हो जाती है। तो ऐसे ही जब इस Cu कॉपर ऑक्साइड को जब जल के साथ अभिक्रिया कराई जाएगी तो कॉपर हाइड्रोक्साइड बनेगा, CuOH बने जाएगा। तो दोस्तों ये ऐसी अभिक्रिया होती है। तो चलिए दोस्त अब आगे बढ़ते हैं। अब धातुओं की मतलब कौन कौन सी धातुएं किस जल के साथ अभिक्रिया करते हैं, तो देखते हैं इसके बारे में। देखिए ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कौन कौन सी धातुएं करती हैं। एक धातु है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये 3 धातुएं हैं, ये ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कर लेती हैं। ये सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम, ये NCERT आपके साइंस में दिया है, तीनों को आपको याद रखना है। और आगे दिया है केवल भाप के साथ अभिक्रिया करती हैं। ये भाप के साथ अभिक्रिया कौन कौन सी करती हैं, एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक, ये भाप के साथ अभिक्रिया करती हैं। वहीं गर्म जल के साथ सिर्फ मैग्नीशियम अभिक्रिया करती है, मैग्नीशियम सिर्फ गर्म जल के साथ अभिक्रिया करेगी। और जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करती। कौन कौन सी अभिक्रिया जल के साथ करती ही नहीं है बिल्कुल ही, ये आपका शीशा है यानी लेड, Pb, ये आपका कॉपर हो गया, और ये Au मतलब सोना, और Ag चांदी, ये जल के साथ अभिक्रिया करती ही नहीं है। और वहीं देखते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम जल के साथ अभिक्रिया करने पर तैरने लगते हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम जल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो तैरने लगते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन गैस के बुलबुले धातु के साथ चिपक जाते हैं। तो ये जो 2 धातुएं हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये जल के साथ अभिक्रिया करेंगी तो ये तैरने लगते हैं। क्या कारण है कि हाइड्रोजन गैस के बुलबुले धातु के साथ चिपक जाते हैं, ये इसका कारण है। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं अपन। अब इसके उदाहरण कुछ दिए हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अपन अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखते हैं हम अपन धातुओं की कुछ की अन्य धातुओं के साथ अभिक्रिया। धातुओं की जब अन्य धातुओं के साथ अभिक्रिया होती है तो क्या क्या होता है, धातु प्लस लवण का विलयन, और क्या बनेगा, लवण विलयन बनेगा और प्लस धातु, ये होगा। अब आगे देखें तो अधिक अभिक्रियाशील धातुएं अपने से कम अभिक्रियाशील धातुओं को उनके यौगिक के विलयन से विस्थापित करती हैं। यह धातुओं की सक्रियता श्रेणी पर आधारित है। इसमें क्या है दोस्तों, अधिक अभिक्रियाशील जो धातुएं होती हैं वो क्या करेंगी, कम अभिक्रियाशील धातुओं को उनके यौगिक से अलग कर देंगी। अब अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन कौन सी होती हैं, ये आपकी ये दिख रही हैं, ये आपके ऊपर जो दिख रही हैं, ये अधिक अभिक्रियाशील धातुएं हैं। जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, ये अधिक अभिक्रियाशील धातुएं हैं। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, मतलब सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है, ये पोटेशियम और सोडियम। पोटेशियम, सोडियम इस अभिक्रियाशील धातु है, इसी वजह से तो इनको केरोसिन तेल के अंदर रखा जाता है,
क्योंकि ये बहुत जल्दी आग पकड़ लेती हैं, बहुत जल्दी अभिक्रिया करने लगती हैं, जल से भी अभिक्रिया करती हैं, वायु में भी अभिक्रिया करती हैं, इसलिए इनको केरोसिन तेल के अंदर रखा जाता है। फिर इससे धीरे 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 ये कम अभिक्रियाशीलता घटती जाती है। तो ये एक अभिक्रियाशीलता है, श्रेणी दी है यहाँ पे। फिर इसके बाद हाइड्रोजन है, फिर इससे कम है कॉपर है, फिर इससे कम पारा है, फिर इससे कम ये एजी है, सिल्वर है ना, एजी है ये, ए क्यू लिखा है, ये थोड़ा गलत हो गया है। और इसके बाद कुछ सोना है, ए यू है। सोना सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है, मतलब अभिक्रिया करती ही नहीं है सोना, इसलिए तो आभूषण जो बनाए जाते हैं सोने और चांदी के बनाए जाते हैं, क्योंकि ये अभिक्रिया नहीं करते, ना पानी से अभिक्रिया ना वायु से अभिक्रिया, क्योंकि अभिक्रिया कर लेंगे तो जी इन पर जंग लग जाएगी, इनका भार बढ़ तो जाएगा, लेकिन ये क्या संचारित हो जाएंगे। तो इस वजह से ये आभूषण बनाए जाते हैं, सोने और चांदी के अधिकतर बनाए जाते हैं आभूषण। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं धातुओं की अधातुओं के साथ अभिक्रिया। जब धातुएं अधातुओं के साथ अभिक्रिया होती हैं तो क्या होता है, तत्वों की अभिक्रियाशीलता संयोजकता कोष को पूर्ण करने की प्रवृत्ति के रूप में समझी जाती है। तो जब धातुएं अधातुओं के साथ अभिक्रिया करते हैं, मतलब अभिक्रिया संयोजकता कोष पूर्ण करते हैं, तो इसमें संयोजकता कोष होते हैं। जब इसमें आपने पढ़ा होगा, जैसे इसकी संयोजकता किसी सोडियम की संयोजकता कितनी होती है, 1 होती है। ये लास्ट का इलेक्ट्रॉन शामिल किया जाता है। इसको अपन कैसे दर्शाएंगे, जैसे सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। तो इसको कैसे लिखेंगे, पहले कोष में जाएंगे 2, दूसरे कोष में जाएंगे 8 और तीसरे कोष में जाएंगे 1। तो ये जो 1 आया ये इसकी संयोजकता है। तो ये अभिक्रिया क्लोरीन से करेगा। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17 होता है। तो पहले कोष में ये क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होगा, 17 होगा। पहले कोष में 2 जाते हैं, दूसरे कोष में 8 जाएंगे, तीसरे कोष में कितने जाएंगे, फिर 18 जाते हैं। लेकिन क्या लास्ट कोष में 8 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। 8 और 2 10 तो यहाँ पे हो ही गया। अब यहाँ पे कितने होंगे, 7 होंगे। अब इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए ये इससे 1 ले लेगा तो ये 8 हो जाएंगे, और ये एक यहाँ से छोड़ देगा तो ये देखिए ये इसके 8 पूरे, यहाँ के बाहरी कोष में 8 होने चाहिए। तो ये एक प्रकार से आदान प्रदान करते हैं, ठीक है। तो ये है धातु के परमाणु अपनी संयोजकता के कोष से इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं और धनायन बनाते हैं, ठीक है। धातु क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन छोड़ देती हैं धातुएं। तो एक जैसे सोडियम का एक ये संयोजकता कितनी, 1 है, ये 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा तो ये धनायन बना लेगा, क्योंकि ऋणायन के ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन पे ऋणायन माइनस चार्ज होता है और प्रोटॉन पे क्या होता है, प्लस चार्ज होता है। एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया तो धनायन बनाती हैं, और अधातुओं परमाणु के साथ संयोजक कोष में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं तो ये ऋणायन बनाती है। इसमें दिया है ये सोडियम के दिया है 2 8 1, और यहाँ पे क्लोरीन का दिया है 2 8 8, क्योंकि देखिए सोडियम ने इसको 1 यहाँ पे इधर दे दिया तो इसके पास ये अपने इसने भी अपना अष्टक पूरा कर लिया और इसका भी अष्टक पूरा हो गया। तो ये दोनों मिलके NaCl बना लेंगे, नमक बना लेंगे NaCl, ये होता है इसकी। अब आगे देखते हैं, तो इनसे क्या बनेगा, ये आयनिक यौगिक बनता है। आयनिक यौगिक मतलब माइनस प्लस, ये धातुओं में होता है प्लस, ये अधातु में माइनस। तो ये माइनस प्लस जुड़ जाता है तो ये आयनिक यौगिक कहलाता है। ये क्या कहलाएगा, आयनिक यौगिक का। अब आयनिक यौगिक देखते हैं, विद्युत आवेशित आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। विद्युत आवेशित आयन होंगे तो हमेशा एक दूसरे को आयन करेंगे, मतलब प्लस किसको आकर्षित करेगा, माइनस को, और माइनस आकर्षित करेगा प्लस को। ये ध्यान रखना, हमेशा प्लस कभी प्लस को आकर्षित नहीं करता, ना माइनस कभी माइनस को आकर्षित कर देगा। विद्युत जो विपरीत वाले आयन होंगे वे ही हमेशा एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। प्लस प्लस को कभी आकर्षित नहीं करेगा, माइनस माइनस को कभी आकर्षित नहीं करेगा। तो विपरीत आयन वाले ही एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और मजबूत स्थिर विद्युत बल बनाते हैं। तो ये क्या बनाएंगे, स्थिर विद्युत बल बनाएंगे बनकर, यही क्या कहलाते हैं, आयनिक यौगिक कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं, आयनिक यौगिक के गुणधर्म क्या क्या है दोस्तों, देखते हैं आयनिक यौगिक क्या है। इसकी भौतिक प्रकृति देखेंगे तो ये ठोस व कठोर होते हैं, ये ठोस होते हैं और कठोर होते हैं। ये सामान्यतः भंगुर भी होते हैं। और देखते हैं गलनांक एवं क्वथनांक। आयनिक यौगिक का गलनांक व क्वथनांक बहुत अधिक होता है। इसका गलनांक क्वथनांक कैसा होता है, बहुत उच्च, मतलब टेम्परेचर, मतलब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट, यानी इसको मेल्ट कर रहे हैं अपन, गला रहे हैं,
है ना। जब इसको धातु में गलाया जाता है तो ये गलनांक कहलाता है। क्वथनांक मतलब किसी चीज़ को उबालते हैं, वो क्वथनांक कहलाता है। तो इसके गलनांक और क्वथनांक बहुत उच्च होते हैं आयनिक यौगिक के। और घुलनशीलता की बात करते हैं तो आयनिक यौगिक प्राय जल में घुलनशील व केरोसिन पेट्रोल जैसे विलायक में अभिलय होते हैं। तो जल में तो देखिए, जल में तो घुलनशील होते हैं, बात दी है इसमें। और केरोसिन पेट्रोल जैसे विलायकों में अभिलय होते हैं। पेट्रोल और केरोसिन जैसे उसमें घुलते नहीं है। यही तो बात है कि इसलिए इसमें सोडियम को और पोटेशियम को केरोसिन के तेल में रखा जाता है। तो ये अभिलय होते हैं, ये घुलते नहीं हैं। तो ये घुलनशीलता, ये आयनिक यौगिक हुआ। ये दूसरे देखते हैं विद्युत चालकता। आयनिक यौगिक जलीय विलयन में और गलित रूप में विद्युत का चालन करते हैं। मतलब गलित रूप में होंगे तो विद्युत धारा इनमें बहाई जा सकती है, और ये ठोस रूप में विद्युत का चालन नहीं करते, और ठोस रूप में होंगे तो विद्युत का चालन ही नहीं करेंगे। तो ये इनके आयनिक यौगिक के गुणधर्म हो गए। तो आगे देखते हैं अब धातुओं की प्राप्ति और धातु की देखते हैं। धातुओं की प्राप्ति कैसे कैसे होती है, तो किस तरीके से धातुओं की प्राप्ति की जाती है दोस्तों। खनिज क्या होता है? पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से उपस्थित तत्वों एवं यौगिकों को खनिज कहा जाता है। पृथ्वी में जो प्राकृतिक रूप से उपस्थित यौगिक होते हैं उनको ही अपन खनिज कहते हैं। खनिज क्योंकि पृथ्वी से ही निकाला जाता है, तो इनको जब ये प्राकृतिक रूप में जब पाए जाते हैं इनको खनिज बोला जाता है। और अयस्क क्या होता है? वे खनिज जिनमें धातु अधिक मात्रा में पाई जाती है। अब ऐसा नहीं है कि सभी मतलब खनिजों में धातु हो, और ना नहीं भी हो सकती है, लेकिन जिन खनिजों में धातु ज़्यादा मात्रा में मिलेगी, धातु क्या है अधिक मात्रा में पाई जाती है, वही वही अयस्क कहलाते हैं। अयस्क कहलाते हैं, देखिए। तो वही अयस्क कहलाएंगे, और वैसे अयस्क नहीं कहलाएंगे। लेकिन क्या है, सभी अयस्क खनिज होते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी खनिज अयस्क हों। क्या है, किसी किसी खनिज में अधातु की मात्रा ज़्यादा हो सकती है, किसी खनिज में धातु की मात्रा ज़्यादा हो सकती है। अब जिसमें धातु की मात्रा ज़्यादा होगी वो अयस्क कहलाते हैं, और उससे निकालना लाभकारी होता है, तो यही इसको अयस्क बोलते हैं। ये सक्रियता श्रेणी संबंधित कुछ धातु कर्म दिए हैं। ये सक्रियता श्रेणी सबसे ज़्यादा सक्रिय तत्व कौन सा है? पोटेशियम, फिर सोडियम, इसके बाद इससे कम है कैल्शियम, इसके बाद मैग्नीशियम, इससे कम है एल्यूमिनियम, है ना। अब इसको क्या है, ये दिया है कि ये स्वतंत्र रूप में नहीं मिलते, ये स्वतंत्र रूप में मिलेंगे ही नहीं, ये किसी न किसी अपने अयस्क के रूप में मिलेंगे, है ना। ये अयस्क के रूप में मिलेंगे, कभी स्वतंत्र रूप में अकेले नहीं मिल सकते, किसी न किसी मतलब अन्य अयस्क के साथ मतलब घुले मिले हुए मिलेंगे, ये कभी अकेले नहीं मिल सकते। और इनको अलग कैसे करेंगे? विद्युत अपघटन द्वारा इनको प्राप्त किया जाता है। ये सबसे अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। और अब देखते हैं मध्य अभिक्रियाशील कौन कौन से होते हैं। जिंक, आयरन, लेड यानी पीबी, कॉपर और पारा, ये क्या होते हैं? ये मध्य अभिक्रियाशील, ये थोड़े ज़्यादा अभिक्रियाशील नहीं होते, ये इनसे कम अभिक्रियाशील होते हैं। ठीक है। अब इनको कैसे प्राप्त करेंगे? सल्फाइड, ऑक्साइड तथा कार्बन अयस्क के रूप में इसको प्राप्त किया जाता है। सल्फाइड अयस्क और कार्बोनेट के अयस्क के रूप में इनको प्राप्त करा जाए। अब सबसे कम अभिक्रियाशील कौन सी है? सबसे कम अभिक्रियाशील मैंने आपको बताया था सिल्वर और ये सोना। सिल्वर और आपका जो गोल्ड है, ये सबसे कम अभिक्रियाशील है, इसलिए तो इनके आभूषण बनाए जाते हैं। ये अभिक्रियाशील नहीं होते, अगर ये अभिक्रियाशील होते तो फिर इनके आभूषण क्यों बनाते। ये जरूर दोस्तों स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं, ये स्वतंत्र रूप में मिलेंगे। ये कैसे मिलेंगे? स्वतंत्र रूप में मिल जाते हैं। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। अब धातुओं के निष्कर्ष के बारे में देखते हैं। यहाँ पे धातु के निष्कर्ष के बारे में देखते हैं। अयस्क से धातु प्राप्त करते हैं तो इसके कितने चरण हैं, कितने चरणों में इसको प्राप्त किया जाता है। चरण पहला दिया है, अयस्कों का समुद्रीकरण करेंगे, मतलब समृद्धिकरण करेंगे, इसको निकालेंगे, फिर इसका निष्कर्षण करेंगे, इसको प्यूरीफाई करेंगे, शुद्ध करेंगे, फिर इसका परिष्करण करेंगे, इसको मशीन द्वारा फिर निकालने जाते हैं इसको। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे ये दिया है, टेबल दिया है एक प्रकार से, ये चार्ट दिया है। इसका सांद्रण किस तरीके से करते हैं। उच्च अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं तो इसको गलित धातु का विद्युत अपघटन द्वारा करते हैं, तो ये शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती है। और वहीं मध्य अभिक्रियाशील धातुओं को सल्फाइड अयस्क से प्राप्त करेंगे और कार्बन अयस्क द्वारा प्राप्त करते हैं, तो इस तरीके से इनकी प्राप्ति हो जाती है। और निम्न अभिक्रियाशील जो धातुएं होती हैं इनको कैसे करते हैं? इसको सल्फाइड अयस्क द्वारा करेंगे तो क्या होगा, ये धातु एवं अधातु में ये वर्गीकृत किया गया है इसको,
हैं। तो इसकी दो विधियां हैं, एक तो है भर्जन विधि, एक निस्तापन विधि। इसको क्या होता है, भर्जन और निस्तापन विधि क्या होती है, धातु के जो ऑक्साइड होते हैं जब इनको अधिक वायु की मात्रा में प्राप्त किया जाता है तो ये भर्जन विधि होती है। निस्तापन विधि सीमित वायु में किया जाता है, सीमित वायु की मात्रा में इनको प्राप्त किया जाता है तो ये निस्तापन विधि होती है। तो इस तरीके से ये दोस्तों इनका परिष्करण किया जाता है धातुओं को। फिर इसके बाद सबसे लास्ट में धातुओं को क्या कर लिया जाता है, धातुओं का शोधन कर लिया जाता है, तो इसको प्यूरिफाई कर लिया जाता है दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब कुछ मुख्य परिभाषाएं हैं, अब आपके एनसीईआरटी साइंस में दिए हैं कुछ मुख्य परिभाषाएं कौन कौन सी, इनको भी देख लेते हैं। गैंग क्या होती है दोस्तों, गैंग पृथ्वी से खनिज अयस्कों में रेत, आप खनिज अयस्क निकालेंगे तो पृथ्वी में साथ साथ में रेत भी आएगी, मिट्टी आएगी, मतलब कुछ अशुद्धियाँ जो पाई जाती हैं। जब धातुओं को निकालते हैं तो धातुओं में कुछ अशुद्धियाँ मिलेंगी, उन ये अशुद्धियाँ पाई जाती इन्हें अपन गैंग बोलते हैं, मतलब अशुद्धियों को गैंग बोलते हैं। जब धातुओं को परिष्करण किया जाता है, धातु को निकाला जाता है तो जो अशुद्धियाँ होती हैं उनको गैंग बोलते हैं। भर्जन क्या है, सल्फाइड अयस्क की वायु की उपस्थिति में, सल्फाइड अयस्क की वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करना, मतलब बहुत ज़्यादा ताप पर गर्म करना, ये ऑक्साइड में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को ही अपन भर्जन बोलते हैं। वायु की ज़्यादा उपस्थिति में वो बहुत ज़्यादा मात्रा में गर्म करते हैं तो ये कहलाती है भर्जन प्रक्रिया कहलाती है। इसमें दिया है जिंक सल्फाइड और इसको ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराई और ज़्यादा हीट दे दी, तापन ज़्यादा दे दिया तो क्या जिंक ऑक्साइड बन जाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड अलग हो जाएगी, ये जिंक का ऑक्साइड प्राप्त हो गया अपन को। ठीक है, ऐसे ही ये दिया है मर्क्यूरिक सल्फाइड दिया है, इसको ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराई अधिक ताप पर तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड बन गया और CO2 गैस फिर रिलीज हो गई। तो ये कहलाता है आपका भर्जन प्रक्रिया। अब देखते हैं निस्तापन अभिक्रिया को होती है। निस्तापन कार्बन अयस्क को, यहाँ पे देखिए भर्जन अभिक्रिया में सल्फाइड अयस्क को, इसमें क्या होता है कार्बोनेट अयस्क को, कार्बोनेट अयस्क, बस ये अंतर है इसमें। सल्फाइड इसमें भर्जन में सल्फाइड, इसमें कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में, यहाँ पे अधिक ताप पर, यहाँ पे कम वायु में और अधिक ताप पर कम गर्म करने पर ऑक्साइड में बदल दिया जाता है। इस प्रक्रिया को ही निस्तापन अभिक्रिया कहते हैं। ये क्रिया कहलाती है निस्तापन अभिक्रिया। तो ये कहलाती है निस्तापन अभिक्रिया। एक होती है अपचयन अभिक्रिया, ये क्या होती है, धातु ऑक्साइड से कार्बन जैसे अपचायक को उपयोग कर धातु प्राप्त की जाती है। तो क्या है, धातु ऑक्साइड के कार्बन जैसे अपचायक, मतलब कार्बन अपचायक का इसमें प्रयोग किया जाता है तो धातु इससे प्राप्त की जाती है, तो यही अपचयन अभिक्रिया कहलाएगी, अपचयन कहलाता है। चलिए अब आगे दोस्तों देखते हैं धातु का परिष्करण कैसे करेंगे, धातु का इसको कैसे प्राप्ति करेंगे, धातु की कैसे निकालेंगे इसको। तो धातुओं से अपद्रव्य हटाने के लिए सबसे अधिक उपयोगी विद्युत अपघटनी परिष्करण है। अब धातुओं में से अपन अपद्रव्य को हटाएंगे, मतलब जो बेकार पदार्थ होते हैं इनको हटाने के लिए एक विधि है जिसका नाम क्या है, विद्युत अपघटनी परिष्करण है। विद्युत अपघटनी परिष्करण का इस्तेमाल करते हैं। इसमें दिया है, अब ये अभिक्रिया यहाँ पे कराई गई है तो क्या होता है, एक एनोड होता है एक कैथोड होता है। तो एनोड पर क्या होता है, एनोड पर क्या होगा आपका प्लस चार्ज होगा, कैथोड पर सॉरी कैथोड पर, हाँ एनोड पर आपका प्लस चार्ज होगा और कैथोड पर क्या होगा माइनस चार्ज होगा। तो एनोड पर शुद्ध तांबा मिल जाएगा, यहाँ पर तांबा का शुद्धिकरण पक्षकरण किया गया तो क्या होगा, एनोड पर आ गया आपका शुद्ध तांबा और कैथोड पर आ गया शुद्ध, कैथोड पर ये सॉरी एनोड पर अशुद्ध तांबा आ गया और कैथोड पर शुद्ध तांबा आ गया। तो ये अशुद्ध और शुद्ध ये अलग अलग हो जाते हैं। तो जो एनोड होता है प्लस चार्ज होता है इस पर, यहाँ पे अशुद्ध चला जाएगा और कैथोड पर माइनस चार्ज, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा शुद्ध तांबा चला जाएगा। अब विलयन देखते हैं। विलयन कॉपर सल्फेट तथा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में ये देखते हैं अब आगे इसमें। तो विद्युत अपघटन से जब जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब एनोड से अशुद्ध धातु अपघटन घुल जाती है, तो ये हो गया। आगे देखते हैं उतनी ही मात्रा में शुद्ध कॉपर, उतनी ही मात्रा में शुद्ध कॉपर विद्युत अपघटन से कैथोड पर निक्षेपित हो जाती है। उतनी ही मात्रा में, जितनी मात्रा में एनोड पर गई उतनी ही मात्रा में कैथोड पर, उतनी ही मात्रा में कॉपर धातु क्या होता है विद्युत अपघटन पर निक्षेपित हो जाती है। और क्या होता है अविलेय अशुद्धियाँ एनोड पर, एनोड की तली पर निक्षेपित हो जाती हैं। देखा था जो अशुद्धियाँ होती हैं वो एनोड पर चली जाती हैं। अशुद्धियाँ कहाँ पर जाएंगी, एनोड पर चली जाती हैं, जिससे एनोड पंख बोलते हैं। अशुद्धियाँ कहाँ पे जाएंगी, एनोड पर चली जाएंगी, जिसको एनोड पंख बोलते हैं। अब देखते हैं दोस्तों आगे संचारण। तो संचारण देखते हैं दोस्तों, संचारण क्या होता है, धातुएं
अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता एवं वायु के संपर्क में आने पर संचारित हो जाती हैं। धातुएं जब अम्ल के संपर्क में आएंगी, आर्द्रता के संपर्क में आती हैं और वायु के संपर्क में आती हैं तो ये क्या होती है, संचारित हो जाती हैं। जैसे जैसे लोहा है, लोहा जब वायु के संपर्क में या पानी के संपर्क में आता है तो पता है संचारित हो जाता है, इसमें जंग लग जाती है। तो संचारण का एक अच्छा खासा उदाहरण है लोहा। तो इसमें देखते हैं आगे दिए इसमें सिल्वर। तो सिल्वर में देखते हैं सिल्वर वायु में उपस्थित सल्फर के साथ अभिक्रिया कर ये सिल्वर सल्फाइड बना लेता है। ये क्या करता है, सिल्वर क्या करता है, वायु में उपस्थित सल्फर के साथ जब ये अभिक्रिया करेगा तो सिल्वर सल्फाइड बना लेगा, जिसके कारण ये काली हो जाती है। तो देखा होगा आपने आमतौर पर जब महिलाएं ये चांदी के आभूषण पहनती हैं तो कुछ ज़्यादा समय तक धीरे धीरे ये इस पर थोड़ी सी काली परत चढ़ जाती है। ये क्या होता है, ये सल्फर के साथ अभिक्रिया कर लेती है चांदी, तो ये क्या काले कलर में थोड़ी बदल जाती है। कॉपर की बात करते हैं तो कॉपर आर्द्रता कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कर लेगा कॉपर, तो इसमें क्या कर लेगा, ये हरे रंग का कॉपर ऑक्साइड बना लेगा। ठीक है, ये क्या कर लेगा, हरे रंग का कॉपर ऑक्साइड बना लेगा, तो ये कॉपर भी थोड़ा संचारित हो जाएगा। लोहा की बात करते हैं तो आर्द्र वायु में लोहे पर भूरे रंग के पदार्थ की परत चढ़ जाती है, जिसे जंग कहते हैं, है ना। आप संचारण से सुरक्षा कैसे प्राप्त कर, संचारण से कैसे सुरक्षित रह सकते हैं, मतलब कैसे बचाया जा सकता है ये संचारण ना हो। तो लोहे को जंग लगने से अपन बचा सकते हैं। किस तरीके से देखते हैं कि पेंट करके लोहे की वस्तु को अपन पेंट कर सकते हैं, तेल लगाकर, ठीक है, ग्रीस लगा सकते हैं, है ना। यसद लेपन या जिंक की कोटिंग कर सकते हैं, क्रोमियम लेपन कर सकते हैं, ये एनोडीकरण, ठीक है। तो ये इतने मतलब यहाँ पे इसमें एग्जांपल यहाँ पे दिए हैं कि यहाँ पे अपन संचार से सुरक्षा कर सकते हैं, ठीक है। और यसद लेपन का यहाँ पर दिया है। यसद लेपन क्या होता है, लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ते की मतलब जिंक की परत चढ़ा दी जाती है, यही आपकी यसद लेपन प्रक्रम कहलाता है। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं अपन मिश्र धातु की ओर। अब मिश्र धातुएं क्या होती हैं, मिश्र धातु दो या दो से अधिक धातु या धातु और अधातु के समांगी मिश्रण होते हैं। मिश्र धातु क्या होती हैं, जब दो या दो से अधिक धातुओं को मिला दिया जाता है मिश्र धातु कहलाती है, ठीक है। जैसे स्टील है, स्टील मिश्र धातु है, लोहा, क्रोमियम, मैग्नीज, ये सभी को मिला के ये स्टील बनाई गई है। स्टील ये धातु नहीं है, ये मिश्र धातु है। आगे देखते हैं लोहा सूक्ष्म मात्रा में कार्बन के मिश्रण के साथ लोहा कठोर और प्रबल हो जाता है। जब लोहे को कार्बन के साथ लोहे में कार्बन मिला दिया जाता है तो लोहा कठोर हो जाता है। वैसे शुद्ध लोहा वैसे मुलायम होता है दोस्तों, मुलायम होता है। अगर इसमें कार्बन मिला देंगे तो ये कठोर हो जाता है, तो इसलिए इसमें कार्बन मिलाना पड़ता है कठोर बनाने के लिए। वहीं इस्पात की बात करते हैं, स्टील में अब इसमें क्या क्या लोहा होता है, लोहा और निकेल व क्रोमियम होता है, ये स्टील में। पीतल की बात करें, पीतल आपने पीतल का पात्र देखा होगा, पीतल में क्या क्या होता है, कॉपर होता है और जिंक होता है, यानी तांबा और जस्ता। ये कॉपर और जिंक होगा, पीतल में कॉपर और जिंक होगा। भाई कांसे की बात करें, कांसे के पात्र भी आपने देखे होंगे। कांसे में क्या होता है, कॉपर और टिन होता है, यानी तांबा और टिन होता है। भाई सोल्डर की बात करें, सोल्डर की कुछ धातुएं होती हैं जिससे घंटी वगैरह बनाई जाती हैं, घंटियाँ, स्कूल की घंटियाँ, मंदिर की घंटियाँ लगी होती हैं, ये सोल्डर धातु होती है। इसमें लेड और ये टिन की मिश्र धातु है। और वहीं अमलगम की बात करें, अमलगम हमेशा पारा के साथ बनता है। पारा जब किसी अन्य तत्व के साथ जब अभिक्रिया करता है तो ये अमलगम कहलाता है, ये अभिक्रिया कहलाती, अमलगम अभिक्रिया कहलाती है। तो दोस्तों ये था विज्ञान का अध्याय 3 का पूरा हमने विश्लेषण किया है। तो चलिए दोस्तों, यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों कैसा लगा ये टॉपिक हमारा, यदि आपको कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में आप सुझाव दे सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद।